हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 44 एमसीक्यू में हम पार्ट नंबर 10 पे आ गए हैं। आइए समझते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल लेवरेज याद कीजिए क्या था। हमने पढ़ा था जब भी डेट और इक्विटी की रेशियो निकाली जाती है तो उसको फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। और जितना ज़्यादा डेट होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज को बढ़ाना। ठीक है। बोला जाता है कि स्टूडेंट्स के जैसे ही डेट बढ़ता है कंपनी का, तो ऐसे में जो अर्निंग पर शेयर होती है, मतलब शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न होता है, उनके शेयर का जो प्राइस होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन वो एक ही केस में होता है। ठीक है। वो तभी होगा स्टूडेंट्स जब रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ डेट से। ठीक है। ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% आता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से जब बड़ा होता है, इसका मतलब है, मान लेते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट करने की डिसाइड की है कि आपने आपने कोई सामान बनाना है। तो उसके लिए आपको एक मशीन की ज़रूरत है। तो वो मशीन आपने उधार में ली और उस पे जो इंटरेस्ट का रेट था वो 10% का था। ठीक है। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। अब आपने ये मशीन खरीद ली। उसके बाद आपने देखा कि एक साल के अंदर अंदर ये जो मशीन है ये मेरे को 12% का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब इस मशीन की जो कॉस्ट थी उस पे 12% का प्रॉफिट कमा के दे रही है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट बिल्कुल की जाती है। और इसमें अगर आप उधार भी लेते हैं तो वो फ़ायदेमंद ही कहलाता है। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज का पहला केस। उसी तरह दूसरे केस में क्या था स्टूडेंट्स, आरओआई कम होने पर, जब कॉस्ट ऑफ डेट ही ज़्यादा होगा, उधार में जो पैसा लिया है उसका ब्याज ही ज़्यादा देना पड़ रहा है आपको, तो कंपनी नुकसान में चली जाती है अगर डेट और लेती है, अगर और उधार लेती है तो। ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि ये फेवरेबल कब होगा। तो हमको पता है इस केस में फेवरेबल होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ डेट, तो ये तो गलत हो गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। डेट इज नियरली अवेलेबल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है कि जो डेट है वो अवेलेबल है, तो इससे तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है जो कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं करता। इफ़ द डिग्री ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लेवरेज इज लो। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि कंपनी के पास अगर अभी फाइनेंशियल लेवरेज की डिग्री कम है। अब इसका मतलब, इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे डी अपॉन ई है, तो ये एक डिग्री ही होती है। ठीक है। एक रेशो होती है बेसिकली। तो अगर ये कम है तो इसका मतलब कि कंपनी के पास जो डेट है वो कम है। ठीक है। डेट इज़ लो। कंपनी ने उधार में पैसा कम लिया हुआ है और इक्विटी से पैसा ज़्यादा उठाया हुआ है। लेकिन ये कहीं भी रिलेट नहीं करता है हमारे आंसर से। अब इसमें कंपनी अगर फाइनेंशियल लेवरेज लेगी, हो सकता है कि उसमें भी फ़ायदा हो जाए, और अगर नहीं लेगी हो सकता है उसमें भी फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई है। तो ऐसे ऑप्शन से आपको बचना है। आपको जो डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है वही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, बोरोइंग एट 10% एंड द टैक्स रेट एट 30% मीन्स द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान से समझना। ठीक है। इसकी लैंग्वेज समझेंगे। देखिए, हमको पता है कि बोरोइंग जो होती है इसका मतलब डेट होता है। और जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें से सबसे पहले जो हिस्सेदार होते हैं वो टैक्स वाले होते हैं। ठीक है। टैक्स कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। तो कॉर्पोरेट टैक्स सबसे पहले कटता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। देखिए, प्रॉफिट हुआ कंपनी को सबसे पहले, उसके बाद उसमें से टैक्स माइनस होता है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो डेट है, जो हमने बोरिंग्स की हुई है, वो माइनस होते हैं, और लास्ट में हम लोग डिविडेंड देते हैं, और जो बच जाता है वो रिटेन्ड अर्निंग होता है। तो इस तरीके से सारे प्रॉफिट को बांटा जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान से समझेंगे कि बोरोइंग का रेट जो था वो 10% का था, मतलब इसका जो रेट है 10% है, एंड द टैक्स रेट इज 30%। टैक्स रेट है 30%। अब आपसे पूछा क्या है, आपको वो परसेंटेज निकाल के बतानी है कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब प्रॉफिट अगर 100 रुपये का हुआ तो इसमें से टैक्स कितने रुपए का गया? 30 रुपये का गया स्टूडेंट्स। 30 रुपीज़ का चला गया ना। तो इसका मतलब, चलिए परसेंटेज भी लिख लेता हूँ। अगर प्रॉफिट 100% है तो 30% टैक्स लग गया, तो कितना प्रॉफिट बचा? 70%। अब वो पूछ रहे हैं आफ्टर टैक्स, तो टैक्स के बाद जो बचा 70%, उसका डेट कितना था?
10%, तो अब डेट की बारी है। तो 70% का 10% क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका होगा 7%, ठीक है, क्योंकि 70 का 10% 7 ही होता है। तो बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब इसमें कुछ बच्चे 10 और 30 में से 10 को माइनस करके 20 भी कर देंगे, तो ये ऐसे काम मत करना, इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, इस ऑर्डर को अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन 12 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि ऊपर भी था, इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। तो साफ साफ बता दिया क्वेश्चन में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है। तो क्या होगा? द अर्निंग पर शेयर विल, तो जो अर्निंग पर शेयर जब होगी स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा वो बढ़ेगी। और कब बढ़ेगी? जब आप डेट को बढ़ाओगे, ठीक है। तो दोनों ही आंसर में बढ़ना और बढ़ना आएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राइज एंड इंक्रीज। तो अर्निंग पर शेयर तभी बढ़ेगा जब आप और उधार लेते हैं। क्लियर है? और ये अच्छे से मैंने न्यूमेरिकल में बताया था, आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी स्टूडेंट्स, तो उसको रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, आरओआई और सीओडी पे क्वेश्चन पक्का बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।